कल तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल तक? 3 चीज़ें पढ़ी थी, है ना? क्या क्या पढ़ा था? पहले तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, वैसे आप देखोगे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, जिनमें से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अगर साउंड के हिसाब से देखेंगे तो साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में? 44 टोटल। इनमें से वॉवेल्स कितने? 20 और कॉन्सोनेंट कितने? कैसे कैसे होते वो सब आपको समझ में आ गया था, तो याद रखना विशेष तौर पे। दूसरा फिर अपन ने जब अल्फ़ाबेट पढ़ लेंगे तो अल्फ़ाबेट के बाद क्या बनेगा? वर्ड बनेंगे। फिर वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली हमने आपको 5 टाइप के सेंटेंस बताए थे, है ना? कौन कौन से? अफर्मेटिव, या उसी को स्टेटमेंट कहते हैं, या उसी को डिक्लेरेटिव कहते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस होते हैं, चाहे वो असर्टिव कह लो, चाहे डिक्लेरेटिव कह लो, या आपका स्टेटमेंट कह लो। ठीक है, साधारण वाक्य जिन्हें कहा जाता है। दूसरे कौन से होते हैं? इंटेरोगेशन वाले, इंटेरोगेटिव। ठीक, तीसरे कौन से? इम्पेरेटिव। चौथे कौन से? एक्सक्लेमेटरी। और 5वें ऑपरेटिव। सबकी पहचान वगैरह आप अभी एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, तो आप करना। ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ पढ़ी थी हमने? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना? एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? कितने? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के भी भाग पढ़े थे, हैं? क्वालिफायर, डिटरमाइनर, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे। सजीव वस्तुएं जो किस में आती हैं? डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। सजीव वस्तुएं इनडायरेक्ट में और निर्जीव वस्तुएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से। अब उसी के बाद आगे तीसरा जो या चौथा टॉपिक जो होता है वो क्या? हमने 3 क्वेश्चन भी आपको मिलवाए थे, इधर ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपने जितनी भी ग्रामर अभी तक पढ़ी होगी, जितनी भी बुक्स ग्रामर की पढ़ी होंगी, सब में सबसे पहला टॉपिक यही होता है, या तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा या फिर पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ जरा, क्यों उन्हें हम बार बार पढ़ते हैं? इसका मतलब ये है, देखो सुनो, कि स्पीच का मतलब आप वैसे क्या समझते हो? स्पीच मतलब एक भाषण देगा कोई, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीच बोलनी है स्कूल में या कुछ करना है। तो स्पीच का मतलब एक बहुत लंबी बात, वो जो कि एक सेंटेंस से ज़्यादा है उसमें। एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस है ना? तो एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ में ला के अपन स्पीच बनाते हो कि नहीं? बोलने के लिए कहीं पे नेताजी की स्पीच हो, या आपको कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में बोलनी है किसी ओकेजन पे। ठीक है ना? तो वो स्पीच जो है, उस स्पीच में कितनी जो कई सारे वर्ड होंगे, कई सारे सेंटेंसेस होंगे नहीं? तो उन सेंटेंसेस में कितने तरीके के वर्ड हो सकते हैं वो लिखे आपके सामने, कि जो वो वर्ड होगा उसकी एक पहचान होगी। हमने बताया ना, वर्गीकरण एक बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है, कि अपन चीज़ों को बांटते चल रहे हैं अब। ठीक है, अभी सब चीज़ों को और बांटेंगे। तो उस जो पैराग्राफ रहेगा आपका, पूरी स्पीच रहेगी, या कोई भी आप किताब उठा के देखोगे, किसी में भी आर्टिकल देखोगे, सब में लाइन वाइज लाइन पूरा पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ में क्या क्या हो सकता है वो कहलाता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या क्या हो सकता है उस पैराग्राफ में? या तो सबसे पहले क्या होगा? एक नाउन, है ना? ये 8 चीज़ें नहीं होंगी, इन 8 चीज़ों के अलावा बेसिक चीज़ें नहीं ज़्यादातर होती, लेकिन जो होंगी वो इन्हीं के अंतर्गत होंगी। सबसे पहले या तो नाउन होगा उनमें, समझ रहे ना? नाउन का मतलब क्या? नाउन का मतलब किसी का भी नाम। संसार में जितनी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है कि नहीं है? हमेशा बताते भी हैं, है ना? तो वो जो नाम है उसको ही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, और इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। कुर्सी का नाम कुर्सी है, पेन का नाम पेन है, कॉपी का नाम कॉपी है कि नहीं? डेस्क का नाम डेस्क है, मोबाइल का नाम मोबाइल, कैमरा का कैमरा। तो ये नाम रखेगा कि नहीं? उस एक वस्तु को क्या नाम दिया गया? मोबाइल। या इस वस्तु को क्या नाम दिया गया? मान लो ये वस्तु बना दी जाती, इसको नाम न दे दे तो पहचान कैसे होती इसकी? तो वो नाम जो दिया गया उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञा। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, जगह, जो भी है, संसार में कुछ भी है जिसका अस्तित्व है, उसका नाम है कि नहीं? तो उस अपने भाषण में आप उस किसी संसार की, प्रकृति की किसी न किसी वस्तु का नाम लोगे, तो वो जो वस्तु का जो नाम है उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा या नाउन। बात समझ में आई? अब मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते चलें, उसी पूरे पैराग्राफ में बात करते जाएं, तो हम क्या करेंगे? या किसी व्यक्ति की बात करें, या किसी वस्तु की या स्थान की, तो फिर बार बार उसका नाम लेने से बचने के लिए, या जो कहते हैं ना सुंदरता बढ़ाने के लिए, काव्य की आपने उसकी, तो हम क्या करते हैं? फिर नाम को रिपीट नहीं करते हैं बार बार। हम देखो इस तरह से हमने ये सेंटेंस लगा, भी आपको बताएंगे, तो उसकी जगह पे हम एक नए शब्द का यूज़ करेंगे, और वो ऐसा नाम होगा, ऐसा शब्द होगा, वो सार्वभौमिक होगा, कि उस पूरी प्रजाति के लिए उसी का यूज़ करेंगे। जैसे ही शब्द लगाएंगे हम किसी मेल के लिए, लगाएंगे कि नहीं? शी लगाएंगे, किसको डिनोट करेगा? फीमेल को। इट लगाएंगे किसी
निर्जीव को, तो ये पूरी प्रजाति पूरी क्लास को क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। कोई भी लड़का होगा उसके लिए हम ही लगाएंगे, कोई भी लड़की होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। तो उस लड़का या लड़की यानी नाउन को कि रिपीटिशन को बचाने के लिए दूसरा शब्द यूज करा जाता है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन, यानी कि नाउन का सब्स्टिट्यूट, अपनी भाषा में कह सकते हो आप। तो प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हैं, प्रो प्लस नाउन, सर्वनाम, नाम तो मतलब संज्ञा, सर्व माने सभी, सभी के नामों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम। जितने भी नाम आएंगे यहाँ पे, जितनी भी संज्ञाएं होंगी उनके सबके लिए यूज कर सकते हैं अपन। जैसे आप समझते हो नाउन में आपको बताया ना, किसी का भी नाम, लड़के का नाम लिखोगे तो राम, अब एग्जाम्पल राम का ही आता हमेशा अपन को रटे हुए इस वजह से, या कह लो कोई बुराई थोड़ी उसमें। डेविड लिख दो, लो डेविड कौन है, वो भी लड़का है ना। सीता लिख दो, कुछ भी लिख दो, या पेन लिख दो, इन सब के क्या है, बुक है, चेयर है, ये सब क्या है, नाम ही तो है ना। फिर इन नामों की जगह में यूज अगर करना, लड़का बार बार राम का यूज नहीं करना तो हम क्या कह सकते हैं, ही। सीता नहीं कहना तो क्या कह सकते हैं, सी। पेन नहीं कहना तो कह सकते हैं, इट। कह सकते हैं कि नहीं, बुक नहीं कहना, इस तरह से दे कह सकते हैं, है ना। ये कुछ भी, बहुत सारे लोग हैं तो इस तरह से आप क्या है, आई लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोनाउन, प्रो का मतलब ये होता है कोई अपडेट चीज़, है ना, पहले की अपेक्षा उसको अच्छा करने के लिए प्रो शब्द लगाते कि नहीं लगाते। और नाउन तो है, किसका प्रो है, ये प्रोनाउन लिखना था, ठीक है। सर्वनाम जिसे कहते हो, ठीक है, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूट, जहाँ जहाँ नाउन है उसकी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। फिर उसी के बाद अब नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब उसी सेंटेंस में जो आप स्पीच बोलोगे या उसमें होगा कुछ ना कुछ विशेषता बताई गई होगी, उसी में कुछ ना कुछ विशेषता होगी। उस विशेषता, और वो विशेषता किसकी होगी, या तो नाउन की होगी या फिर उस नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज किया उसकी होगी, समझ रहे ना। जो विशेषता बताई जाएगी पूरे स्पीच में या पूरे पैराग्राफ में, वो किसकी बताई जाएगी, या तो उस नाउन की जिसके बारे में बात हो रही, उस सब्जेक्ट की जिसके बारे में बात हो रही, या फिर उस सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज करा। जैसे राम की बात हो रही पूरे में तो ही की विशेष, इसकी जगह भी ही यूज करोगे। सीता की बात हो रही तो सी करोगे, पेन की बात हो रही तो इट करोगे। तो इसी तरह से इन दोनों की जो विशेषता है, राम की और उसके सब्स्टिट्यूट की जो विशेषता, यानी उसको क्वालिफाई जो करेगा। अब विशेषता माने कुछ भी, अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा, काला गोरा, है ना। विशेषता में हर चीज आएगी विशेषता में, ना कि अच्छाइयाँ केवल। जो भी उसकी विशेषता होगी जिसके बारे में बताया जाएगा वो कहाँ आएगा, उसे क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव। वो जो शब्द जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव या विशेषण। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो क्वालिफायर होता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण, ठीक है। फिर क्या हो सकता है उसमें, देखो नाउन हो गया, किसी का नाम उसकी जगह पे यूज होने वाला हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई। अब तीसरी चीज क्या हो सकती, चौथी चीज क्या हो सकती है उसमें, वर्ब की क्रिया या एक्शन होगी कि नहीं होगी। तो वर्ब का मतलब क्या, क्रिया या एक्शन, है ना। कोई भी एक्शन या कोई भी काम, तो काम या तो होता है या किया जाता है। क्रिया की परिभाषा जब आप पढ़ोगे यही होगा कि काम, या देखो या तो होता है काम संसार में या फिर किया जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, ये काम आप कर रहे हो, है ना। संसार पृथ्वी जो है घूम रही है वो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो चीज़ या तो काम होता है या करना पड़ता है। तो परिभाषा भी यही होती है कि जिस शब्द से क्रिया के काम के करने या होने का बोध हो, यही हिंदी पढ़ते, हिंदी से ही इंग्लिश को पढ़ा करो हमेशा, ठीक है। फिर तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो कोई भी एक्शन जो है वो उस पैराग्राफ में बताई जा रही होगी, राम के बारे में बताया जाए, पेन के बारे में, तो उसके बारे में जो क्रिया कर रहा होगा वो बताई जा रही है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वर्ब। क्या कहलाएगी, वर्ब, ठीक है। कुछ भी वर्ब, यहाँ देखो हमने ना राम की विशेषताएं, तो आप एग्जाम्पल अपने मन से हो सकते हो, राम या तो अच्छा होगा, जैसे अभी पढ़ेंगे, गुड होगा या बैड होगा इस तरह से, या ब्रेव होगा, हाँ इंटेलिजेंट होगा, इस तरह से कई सारे शब्द जो होंगे उसके बारे में आप बताए जाएंगे। जब जो जैसा बताया जाए वैसा अपन काम करेंगे। फिर एक्शन में क्या है, हो सकता है वो स्कूल जाता हो, कहीं से आता हो, हाँ डांस करता हो, गाना गाता हो। ये जाना, आना, खाना, गाना, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, क्रिया के अंतर्गत, ठीक। फिर अब पांचवा जो जरूरी शब्द है वो है एडवर्ब। क्या है, अब क्या होगा कि अभी तक तो एडजेक्टिव ने इन दोनों की विशेषताएं बता दी। अब मान लो उसने क्रिया करी और क्रिया करने का ढंग भी बताया गया कि काम है वो किस तरह से कर रहा। अगर डांस कर रहा तो अच्छा डांस कर रहा कि खराब डांस कर रहा, या दौड़ रहा तो तेज दौड़ रहा कि स्लो दौड़ रहा, है चल रहा तो, या खाना खा रहा तो किस तरह से खा रहा। तो वो क्रिया का जो ढंग है या काम के होने या करने का ढंग या तरीका बता दिया जाए, या स्थान बता दिया जाए, या और भी चीजें जो है उसके बारे में बता दी, यानी कि क्रिया को भी क्वालिफाई करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा,
एडवर्ब। अब केवल यहाँ तक गलतफहमी रहती है कि एडवर्ब जो होता है वो केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो कि गलत है। वर्ब को ना करके वो सबको क्वालिफाई करता है। सबको का मतलब आप बताओ, सबसे पहले तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा, क्रिया को कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये क्रिया के साथ साथ आप किसको, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और एडजेक्टिव दोनों को करता था क्वालिफाई है। तो जो एडवर्ब होगा वो सबको क्वालिफाई करेगा, नाउन को भी क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, और एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से क्रिया विशेषण इनमें से किसे क्वालिफाई नहीं करता है, या एडवर्ब जो है वो किसे क्वालिफाई नहीं करता है। तो ऑप्शन में ये इन चार में से कोई होगा, या ये चारों या पांचों जो भी होंगे, होगा एक छोड़ के, तो वो होंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो वो उनको नहीं करेगा। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, किस किस को करेगा, नाउन को भी करेगा, प्रोनाउन को भी करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, वर्ब को तो करेगा ही करेगा, और एक खुद एडवर्ब को भी करेगा। कैसे करेगा अभी एग्जांपल हम आपको देंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आई बात। अब यहाँ क्वालिफाइंग जो है, क्वालिफाई करना वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद एक छठवां जो शब्द हो सकता है आपके पैराग्राफ में, स्पीच में, हो सकता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, आप पढ़ोगे देखो, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब हमेशा होता है पहले। चीज़ों को आप इस तरह से दिमाग में सेट करोगे वो हर सब्जेक्ट में काम में आए, समझ रहे ना। केवल इंग्लिश या केवल हिंदी या केवल मैथ्स इसके हिसाब से ना पढ़ा करो। हम हमेशा कहते हैं चीज़ों के हिसाब से पढ़ा करो कि आपको हर सब्जेक्ट में। प्री का मतलब क्या होता है, जैसे प्री का मतलब आप सुनते हो, प्री बोर्ड एग्जाम होते, बोर्ड के पहले के एग्जाम। एक नया चीज़ चलने लगी, प्री वेडिंग शूट चलने लगा अब, यानी शादी से पहले जो शूट हो जाए, वीडियोस वगैरह बन जाए, होता कि नहीं। शादी में तो जो बनेंगे बनेंगे, लेकिन प्री वेडिंग हो गया। कोई भी चीज़ प्री अगर है पहले से, इसका मतलब वो पहले लगेगा। इस पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थान, यानी ऐसा शब्द होगा जिसका स्थान पहले होगा, किसके बाद, नाउन और प्रोनाउन के बाद ही। किसके बारे में बात हो रही थी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद लगकर, कि पहले लगकर, सॉरी, तो पूरा होगा बाद वाले नाउन और प्रोनाउन के बाद लगेगा। और कहाँ लगेगा, बाद वाले नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर उनका संबंध पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से बताता है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। आगे चल के प्रीपोजिशन को पूरा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये केवल अपन पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, आठों को अलग अलग, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब समझेगा कि ये लगेगा किसके, बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद लगकर उसका संबंध पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से बताएगा। अभी देखो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद अगला शब्द क्या हो सकता है, कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। सबसे पहले तो उसका प्रोनाउंसिएशन सीखो, कंजक्शन नहीं होता है, अपन लोग कंजक्शन पढ़ते हैं, पढ़ते हो, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। स्पेलिंग पढ़ो उसकी कायदे से, तो कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन का मतलब भी देखो, आप यहाँ इसको भी तोड़ोगे अपने हिसाब से चीज़ों को। तो कंजंक्शन का मतलब, इसमें दो शब्द हैं, कनेक्टर्स होते हैं ये। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाले। जंक्शन का मतलब भी क्या होता है, जंक्शन सुने, जोड़ना, है ना। ऐसी जगह जहाँ से बहुत सारी जगह जुड़े आपस में, होता है झांसी जंक्शन, हाँ, कोई भी जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या, वहाँ पर ट्रेनें जो हैं वो आपस में दो जगहों को जोड़ रही हैं। तो यहाँ भी जंक्शन ये किसका काम करेगा, ये जोड़ेगा किसको, संयोजक होगा, ये जोड़ने वाला होगा। किसको जोड़ेगा, या तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा आपस में, या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ठीक है। कंजंक्शन जिन्हें कहा जाता है। जैसे कंजंक्शन में आपका एंड आ जाएगा, दो सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं आप इससे, दो फ्रेज भी जोड़ सकते हैं, दो राम एंड श्याम, हाँ, इस तरह से। और उसके बाद यट है, आइदर है, कितने सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कंजंक्शन का काम करते होंगे कि नहीं, उसमें यूज होते होंगे। और, एंड, बट, येट, दो, ऑल्दो, नाइदर, नॉर, इस तरह के कई सारे शब्द, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ठीक है, कितने तरीके के होते हैं वो सब डिटेल में। फिर लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, हो सकता है आपके पैराग्राफ में, वो हो सकता है क्या, इंटरजेक्शन। क्या हो सकता, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब विस्मय तो होगा क्योंकि वो अचानक चीज। तो अगर आप उसी पैराग्राफ में, स्पीच में भावनाएं आ जाएं बीच में कहीं, अचानक होने वाली सडन जो एक्शंस हैं, उस समय बताया था हमने एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस जो आपको बताए थे, अचानक से भावनाओं के बारे में बताया जाए। और भावनाएं तो आपको पता है क्या क्या हो सकती हैं, दुख हो सकता है ना, अचानक से खुशी हो सकती है ना, और हाँ उत्साह आ सकता देख के, है ना, हाँ दर्द हो सकता है ना, इस तरह के। तो कुछ शब्द होते हैं जो आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये इंटरेक्ट कर रहा है बीच में, कहीं खुशी की बात हो रही है, कहीं उत्साह की बात हो रही है, या शाबाशी की बात हो रही है, कुछ भी है, ठीक है।
तो इंटरजेक्शन जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उनमें बता दिया जाएगा कि कौन सा शब्द पर्टिकुलर किसके लिए यूज़ करा जाता है, दुख के लिए कौन सा शब्द किया जाता है, उत्साह के लिए कौन सा किया जाता है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के आपके कुल मिला के क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी एक स्पीच में ये 8 पार्ट हो सकते हैं या 8 प्रकार के सेंटेंसेस या उसमें वर्ड जो हैं वो हो सकते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन। देखो क्रम ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्रम याद नहीं करोगे तो आपको सजा हो जाएगी, लेकिन क्रम याद रखने से बताया ना वही कि तरीका होता है कि आपके कपड़े ऐसे आपने लपेट के रख दिए या उन्हें कायदे से तय करके रखा है, तो तय करके रखे कपड़े जल्दी निकाल लोगे कि नहीं निकालो, कहीं जाना है, और नहीं तो अगर ऐसे लगा के रख दोगे तो फिर ढूंढो, प्रेस करो और फिर इतने में समय निकल जाएगा। तो बात समय की है और लंबे समय तक याद रखने की है कि कभी भी आप निकाल लो, आपको पता है कि वो वाली चीज़ हमने वहाँ रखी थी। इसी तरह से इनका होता है कि आगे सेट करके दिमाग में चलोगे तो कोई भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक होगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। लंबे समय तक याद रखना है तो सेट में याद करो, सेट बना के कि सबसे पहले क्या हो सकता, नाउन, नाउन का सब्जेक्ट क्या हो सकता, प्रोनाउन। अब दोनों को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव, फिर आ जाएगी उनकी क्रिया यानी वर्ब, फिर वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, फिर बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगा, क्या करेगा, बाद वाले नाउन प्रोनाउन को पहले वाले नाउन प्रोनाउन से जोड़ने का काम करेगा या संबंध बताने का काम करेगा, फिर कंजंक्शन, दो शब्दों को वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने वाला, फिर उसके बाद क्या है बीच में इंटरजेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह के 8 जो है क्रम से आप याद रखोगे तो हो जाएगा। आप इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। एक एक दिन में एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी या एक दिन में 2 चीज़ें, जैसी भी हमें लगेंगी कि एक दिन में 2 चीज़ें पढ़ाने लायक है तो 2 पढ़ाएंगे, एक दिन में एक, या हो सकता है एक चीज़ में 4-4 दिन भी लगे, जैसे प्रीपोजिशन में होता है 2-3 दिन लगेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन में भी 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब में भी लगेंगे। तो जो जैसा टॉपिक होगा, अभी तक चीज़ें आपको बताया हमने कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5-5, 10-10, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं और आप देख के और एक एक नंबर अपना पक्का कर लोगे। जैसे कल की क्लास में 3 नंबर पक्के आपके सामने कराए थे, इसमें से भी देखो 1 नंबर अभी हाल में पक्का दिखा रहा है कि कहाँ है, किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो 2 दिन में 4 नंबर हो गए 10 में से, अगर मान लो 10 आए या 25 आए जितने, तो ये 4 नंबर। अब जितने भी आप डिटेल में पढ़ते जाओगे चीज़ें होती जाएंगी बड़ी दिमाग में आपके में, समझ रहे हैं ना, और उनके आने की संभावनाएं होती जाएंगी कम, या उनके आने की संभावना तो बराबर रहेंगी, आपको आने की संभावना कम हो जाएंगी। कि नाउन में मान लो जो नाउन आना है वही आपको नहीं पता, या प्रोनाउन जो मान लो प्रीपोजिशन ही है, इतने सारे प्रीपोजिशन है, मान लो जो आना है वही आपको नहीं पता या आप उस समय भूल गए, लेकिन ये चीज़ आप भूलोगे नहीं, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आया था आपका, देखो चौथा क्वेश्चन, 3 तो हमने कल आपको मिलवा दिए थे, चौथा क्वेश्चन देखो इसी तरह का था, कोई था क्या था कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट पूछेंगे सीधा ऐसा ही, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस था एक कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। क्वेश्चन क्या था कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ, लिख दें, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, या दिस क्वेश्चन, कुछ भी लिख देंगे। इसमें बताना है, अंडरलाइन करके दिया था उन्होंने इनफ को। अब बताओ इस अंडरलाइन वर्ड को बताओ ये क्या है इन 8 में से, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते ना, ये बताना है इनमें से इनफ में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है बताओ, सब चीजें बता दो ना, आपने तो अभी हाल सब पढ़ा है। ये क्या है, क्या है, प्रोनाउन, किसी लड़के के नाम की जगह पे इसको यूज किया गया है ना। एज आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होगी या लिंकिंग वर्ब होगी, वो वर्ब पे देखेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की बता रहा है कि नहीं। और फिर इनफ का मतलब क्या है, पर्याप्त, बता, तो ये किसकी विशेषता बता रहा, इंटेलिजेंट तो है, कितना इंटेलिजेंट है, पर्याप्त इंटेलिजेंट है, किसके लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए या सम को सॉल्व करने के लिए। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, इंटेलिजेंट की नहीं बता रहा, किसको क्वालिफाई कर रहा है ये, इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट हमने क्या बताया, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है, यानी कि इनफ क्या है, इसमें क्या है, यही पूछा गया था, इसमें ऑप्शन भी है आपका, देखो ऑप्शन दिए रहते हैं चारों, ये दिया था इनफ के बारे में। तो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है या नाउन है, क्या है, एडवर्ब। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और तैयार, तो केवल इतना पढ़ने से कुछ भी आ सकता है ना इनमें से, जरूरी थोड़ी इस बार एडवर्ब पूछा, अगली बार एडजेक्टिव पूछ लें या वर्ब पूछ लें, या हो सकता है इंटरजेक्शन का कोई शब्द पूछ लें, है ना। तो इस तरह से कम पढ़ाई में और ज़्यादा नंबर, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, समझ रहे हैं ना। हार्ड वर्क तो करना है, अच्छी बात है, हार्ड वर्क सब लोग करते, हम एग्जाम्पल हमेशा देते कि हार्ड वर्क गधे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, फिर तो ये संसार का सबसे अमीर आदमी गधा ही होना चाहिए,
फिर भी नहीं होता ना। तो यही चीज़ है, अपन को ये देखना है कि हमें काम कितने में चल रहा है और हमें ज़्यादा पढ़ने से नंबर मिलेंगे या कौन सा पोर्शन ज़्यादा पढ़ने से नंबर मिलेंगे, कौन सा कम पढ़ने में काम चल जाएगा और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो मार्जिन देखा जाता है ना, वेटेज देखा जाता है कि जब 2 दिन में हमें 4 नंबर मिल गए और बाकी 2 महीना में नहीं मिलने 4 नंबर भी, समझ रहे ना, या 2 महीने पढ़ने के बाद तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, अभी 2 दिन में ही 4 नंबर मिल गए। तो ये देखा जाता है कि हमें कहाँ से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पढ़ते तो सब हैं और इसको बहुत बड़ा बैरियर बना के रखा है कि सुपरटेंडेंट साहब हमें इंग्लिश नहीं आती, या किसी भी एग्जाम के लिए उन्होंने कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जबकि 2 दिन में 4 नंबर पक्के हैं आपके, हर एक टॉपिक से 1 नंबर पक्का है। अब आप जब प्रीपोजिशन को पढ़ोगे 4 दिन में, 6 दिन में या 5 दिन, जितने भी दिन लगेंगे अलग अलग। अब मान लो ऐसा प्रीपोजिशन आ गया कि आपको नहीं पता उसके बारे में, या आप भूल गए क्योंकि इतने सारे हो जाएंगे नहीं रख पाओगे याद। कंजंक्शन आ गया इतने सारे, नहीं पता कि यट लगना कि वट लगना, है। तो कम चीज़ों में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, कम समय में आपको 1 नंबर पक्का हो गया। और जब आप पूरा नाउन पढ़ोगे तब मान के चलो कि 1 नंबर आएगा, और आए तो, समझ रहे ना। तो इस तरह से याद रखना। अब देखो ये एग्जांपल आपके सामने है, हमने खुद अपने मन से एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा है, आपको मिलेगा, तो उसमें आपको देखना है। सबसे पहले बताओ जरा, सेंटेंस पढ़ो, पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ तक लगा। ये मान लो स्पीच ही है एक आपके लिए, ठीक है, या अपन ने किसी के बारे में लिखा है या निबंध वगैरह लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या सबसे पहले क्या है, सेंटेंस है कि राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो राम इसमें क्या हो गया, किसके बारे में चर्चा हो रही, राम। तो राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इज आपको पता है लिंकिंग वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, जरूरत के हिसाब से लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। आ क्या है वो आपको आगे चल के बताया जाएगा, आर्टिकल्स क्या होते। वेरी है, इंटेलिजेंट है और बॉय है। तो राम क्या है, लड़का है, तो राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो बॉय क्या है, नाउन, और कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कैसा, बुद्धिमान भी कैसा, बहुत। तो इसको भी करा तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो देखो आपस में तीनों चीजें निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को आगे बढ़ाया, ही गोज टू टेम्पल डेली। तो फिर से ही क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही, तो राम को हटा के हमने क्या लिख दिया, ही। तो राम को हटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। फिर गोज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, जाना। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। तो गो के साथ टू लगना ये स्वाभाविक बात नहीं है, यूनिवर्सल बात नहीं है। क्या है, गो के बाद कहीं जाने के सेंस में या जुड़ने के सेंस में क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन होता है। तो टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। किसको कनेक्ट कर रहा है वो, टेम्पल को ही से। टेम्पल भी नाउन है यहाँ पे, है कि नहीं। तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से। और डेली एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, किसकी विशेषता बता रहा है, जाने की। जाता तो है लेकिन कैसे जाता है, डेली जाता है। तो जाने की विशेषता जो बताएगा यानी क्रिया की बताएगा, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसी को आगे बढ़ा दो, ही हैज 2 फ्रेंड्स। उसके बाद उसके कितने मित्र हैं, तो इस तरह से आप बना दोगे कि नहीं बनाओगे, हाँ। मोहन एंड, तो 2 नाउन को आपस में या वर्ड को आपस में जोड़ा किसने, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ही विल बिकम एन ऑफिसर, ये अपने मन से लिख दिया। तो फिर वापस से प्रोनाउन, ये वर्ब हो गई, बिकम आपका वर्ब हो गई, ये एन आपका वो है, ऑफिसर आपका फिर से नाउन हो गया। तो इस तरह से एक सेंटेंस या एक स्पीच में सब चीज़ें हो सकती है, 8 चीज़ें ही हो सकती हैं। ये 8 चीज़ें तो होंगी, इनमें से हो सकता है 8 में से पूरी 8 ना हो, 6 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, जितना बड़ा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है। इस तरह से आप, क्योंकि दिया जाएगा इनमें से, बताओ ये कौन सा फ्यूचर, किसका, ये कालों के नाम है ना, तो नाउन में जाएंगे, ये नाम है ना, ये तो समझ रहा है ना। तो इस तरह से नाम जो भी हम बता, जितने के भी नाम दिए गए वो सब किस में जाएंगे, ठीक है। तो ये मीनिंग दिए आपको, तो वो देखना है जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपको समझ में आएगा, हाँ ये इन सब में क्या है। जैसे इस तरह से पूछा जाएगा, आपको एग्जाम्पल तो दिया कि अंडरलाइन करके देंगे और बताओ इस वर्ड के हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। क्योंकि एक वर्ड में का मतलब केवल पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे एडवर्ब है तो एडवर्ब ही नहीं होगा, हो सकता है उसका यूज एडजेक्टिव में भी हो, है ना, नाउन में भी हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इस तरह से पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने है, 8 के 8, ठीक है। इनको याद रखना और इसी तरह इसी सेंस में याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और किताबें खोल के देखोगे तो इनमें भी यही लिखा होगा, बस ये कि आपको वहाँ ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ समराइज करके आपको बताया गया।